Good morning everyone. A very warm good morning to all of you. तो कल लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी सिक्स्थ की ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके मैंने आपको नोट्स प्रिपेयर करके दिए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ हर एक पॉइंट बताया, इवन दो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं उसके बाद सिक्स्थ के बाद आपको जो है जो JKSSB एग्ज़ाम ले रही है अभी रिसेंटली, जो जूनियर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस आए गए हैं तो मैं वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। इवन दो हमने अभी सिलेबस को बिल्कुल भी टच नहीं किया था, आई एम नॉट टीचिंग द सिलेबस, बट मैं NCERT पढ़ा रही, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर कोई ऐसा बिल्कुल फ्रेशर है जिसको अभी सिलेबस का नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ लेगा ना, सिर्फ NCERT, तो 100% चांसेस हैं कि वो 100% आ जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि सिर्फ NCERT पढ़ के ही भी हमारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होते हैं। मैं JKSSB के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, मैं 4th क्लास के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे UPSC के एग्ज़ाम की बिल्कुल नहीं बात कर रही, ठीक है, और JKPSC की भी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, ठीक है। ओके, सो मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी अपनी आने वाली वीडियो में, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जब देखे हैं तो मैंने देखा कि आपका सिक्स्थ और सेवन्थ कलेक्टिवली, मतलब इनमें से कम 23 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैंने सोचा जब मैं सिक्स्थ और सेवन्थ पढ़ा लूँगी, क्योंकि अभी मैंने सेवन्थ नहीं है पढ़ाई आपको, तो सेवन्थ में और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं कलेक्टिवली सिक्स्थ और सेवन्थ के फिर जब पढ़ा लूँगी फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, बस जैसे हमारी सेवन्थ खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं एक ही लेक्चर, जो बड़ा लेक्चर लूँगी, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास सेवन्थ का वो है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इतना छोटा सा क्या लिखा है, बेसिकली सेवन्थ की एनवायरनमेंट में इतना ही है, और मैंने इतना इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर अपनी सिक्स्थ में कंप्लीट समझा रखा है, एटमॉस्फेयर कंप्लीट समझा रखा है, लैंड फॉर्म्स मैंने बता रखे हैं, लिथोस्फीयर मैंने सब आपको बता रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस लिखे, मैं यहाँ पे फर्दर डिस्कशन नहीं करूँगी एनी मोर, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले आपको तो एनवायरनमेंट कहाँ से आया है वर्ड वो पता होना चाहिए, और एनवायरनमेंट होता क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जो वर्ड एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच वर्ड से निकला है, जिसका मतलब आपने सारे सुने होंगे कि मैक्सिमम वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड से निकलते, लेकिन एनवायरनमेंट वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है क्या, एनवायरन, ठीक है। एनवायरन का मतलब होता है नेबरहुड, मतलब आपके नेबरहुड में, आपके आसपास में, आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वेदर इट मे बी लिविंग और वेदर इट मे बी नॉन लिविंग, ऑल कम्स अंडर द एनवायरनमेंट, ओके। सो एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली एनवायरनमेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड कंपोनेंट्स, ओके, या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच living component as well as non living components, or the natural or the man made or artificial component interact with each other by physical mean or by chemical factor, whatever it may be, वो interact करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एनवायरमेंट में आपका नेचुरल एज वेल एज मैन मेड आता है, ठीक है। जब हम अगर नेचुरल की बात करेंगे तो हमारा जो नेचुरल है उसमें आएगा हमारा बायोटिक, ठीक है। क्योंकि बायो मीन्स लाइफ होता है, तो नेचुरल मीन्स आप यहाँ पे किसकी बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करोगे, ठीक है। और अगर मैं ह्यूमन मेड की बात करूँ तो ह्यूमन मेड में आपके ए बायोटिक आते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग या एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ही ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है, बेसिकली। तो आपके एनवायरनमेंट में क्या आएंगे, आएंगे आपके कंपोनेंट्स, एक आ जाएगा बायोटिक, एक आएगा आपका ए बायोटिक। अगर मैं बायोटिक की बात करूँ, अगर मैं नेचुरल की बात करूँ, तो आपके नेचुरल में कौन से आ रहे हैं, आपके नेचुरल में आएंगे आपका हाइड्रोस्फीयर, मीन्स क्या, आपका वाटर वाला डोमेन है ना, हाइड्रोस्फीयर इज आल्सो नोन एज डोमेन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज आल्सो नोन एज डोमेन ऑफ एयर, राइट।
उसके बाद आपका लैंड आ जाएगा, दैट मीन्स लिथोस्फेयर। उसके बाद आपका आ जाएगा लिविंग बीइंग, मतलब आपका पूरा बायोस्फेयर, जिस बायोस्फेयर में आपका ऑल के 3 कैटेगरीज वो आई मेंशनड, लाइक आपका वाटर है, आपका एयर है, आपका लैंड है। जब ये तीनों आ जाएंगे तब वो आपका क्या बन जाएगा, बायोस्फेयर। क्योंकि बायोस्फेयर में आपके लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग सब हो आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये आएगा आपका कौन सा, नेचुरल वाला, मतलब बायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे ये, ठीक है। अगर अब बात की जाए हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट की, मतलब ह्यूमन मेड कंपोनेंट की, उसमें आ जाएंगे आपने जो भी ह्यूमन ने जो भी बनाया, ह्यूमन रोड बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, मोनूमेंट बना रही है, पार्क बना रही है, कुछ भी बना रही है, ठीक है, वो आपका ह्यूमन मेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लिखा है ह्यूमन। बेसिकली ये क्या है, ये आपका ए बायोटिक है, लेकिन ये ह्यूमन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक क्वेश्चन ऐसे था कि वहाँ उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन मेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल, ठीक है, नेचुरल पूछा गया था। तो उसमें से आपको एग्जांपल्स ये इन दो में से दी गई थी, मतलब ये इनमें से एक दी गई थी, बाकी ये दी गई थी, ठीक है, ये दी गई थी। तो उन्होंने पूछा था इनमें से कौन सा है जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पॉलिटिकल सिचुएशंस दी गई थी। इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन हमारा जो, जब हम बात करते हैं कि हमारे ह्यूमंस बहुत सारे, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, मतलब एक इंसान होगा ह्यूमन, जब बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक क्या बनाते हैं, सोसाइटी या कम्युनिटी बनती है। फिर बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर काफ़ी सारे रिलीजन्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है, फिर रिलीजन्स आएंगे, बहुत सारे कम्युनिटीज़ आएंगे, तो पॉलिटिकल इशूज़ आएंगे, सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ठीक है। ये भी एक आपका कंपोनेंट मान के चल सकते हैं, ये भी एक आपका कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फर्दर डिस्कस नहीं करूँगी आपको एटमॉस्फेयर को, क्योंकि मैं आपका एटमॉस्फेयर डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अपनी 6th के एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये आपको आगे 7th में आएगा, इसलिए मैं आपका हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर आपका डिस्कस कर चुकी हूँ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बायोस्फेयर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं बायोस्फेयर में, तो हमारे ये कंपोनेंट खत्म हो गए, ठीक है। आपका जिसमें वाटर आ रहा है, एयर आ रहा है, लैंड आ रहा है। अब बायोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो बायोस्फेयर में मैंने आपको बताया कि बायोस्फेयर में आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जब इन तीनों की इंट्रैक्शन होगी, व्हेन दीज 3 कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, तब वो आपका क्या बनाएगा, बायोस्फीयर बनाएगा। एंड व्हेन दीज 3 कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईच अदर, तो क्या होगा, आपका बायोस्फीयर, अल्टीमेटली आपका बायोस्फीयर इफेक्ट करेगा, ठीक है। आपका बायोस्फीयर डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एयर पोल्यूटेड होगी तो आपका क्या होगा, ह्यूमंस को अफेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब आपका फिर सारा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपका पानी पोल्यूटेड होगा तो तब भी तो ह्यूमंस को, एनिमल्स को कितना अफेक्ट होगा, जू प्लेंटॉन्स को कितना अफेक्ट होगा, फाइटो प्लेंटॉन्स को कितना अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपकी लैंड पोल्यूटेड होगी तो वेजिटेशन नहीं हो पाएगी पर्टिकुलर एरिया में, तो अल्टीमेटली सारी लिविंग सफ़र होगी, है ना। मतलब एक काइंड ऑफ फूड चेन जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से किसी एक का भी बैलेंसिंग खराब हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये आपका बायोस्फीयर पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनमें मैंने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस लिख दी है, मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर का एक लेक्चर आएगा नेक्स्ट, जब हम रॉक के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको इसका डेफिनेटली पूरा लेक्चर बताऊंगी। और मैंने आपको कहा कि मैं आपको एटमॉस्फेयर का मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, मैंने आगे मेंशन करके रखा है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोस्फीयर की लेयर्स और उनमें से आए गए क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो मैं आपको इसी टेक्स्ट बुक का जो अगला चैप्टर है ना उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ लिथोस्फीयर क्या होता है। बेसिकली लिथोस्फीयर की अगर बात की जाए, ये हमारे टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की, जिसको हम सॉलिड क्रस्ट या अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि रॉक से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। जैसे हमारे के आगे प्लेट्यूज आ गए, हमारे प्लेन्स आ गए, वैलीज आ गए, ये सब हमारे लिथोस्फीयर में आते हैं। और लिथोस्फीयर इज आल्सो नोन एज, इट इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड द फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन सेटलमेंट। क्योंकि अगर आपका लिथोस्फीयर नहीं, मान लो कि आपका लिथोस्फीयर है ही नहीं, तो आप कल्टीवेशन कहाँ करोगे? आप एयर में तो कल्टीवेशन नहीं होगी। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज कहाँ होंगी? एयर में तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। दैट मीन्स आपको लैंड चाहिए फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। हमें सबके लिए लैंड चाहिए। तो लिथोस्फीयर इज लैंड, जो एक डोमेन है। डोमेन मैंने आपको बताया था, काइंड ऑफ किंगडम जो हमें प्रोवाइड करती है, हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि फॉरेस्ट से हम बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें लाते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्नीचर लाएंगे बर्न करने के लिए, मतलब वुड सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है, हमारा एक्ट करता है एज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ग्रासलैंड, अगर हमारे पास मवेशी हैं तो हम उनको चराएंगे कहाँ पे? हवा पे छोड़ देंगे, हैं। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, घर कहाँ बनाएंगे? तो लिथोस्फीयर है क्या? एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें, और ये इसको सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप लेयर भी बोलते हैं सरफेस की, ठीक है। उसके बाद लैंड फॉर्म्स क्या है? लैंड फॉर्म्स में मैंने आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, ये डोमेन ऑफ वाटर है, जो कि वाटर के क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे लैंड, हमारे वाटर में भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स हमारे जो है एक्वाटिक है, ठीक है। और वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, और इनके सोर्सेस पानी आता कहाँ से है? रिवर से आएगा, लेक से आएगा, ओशन से आएगा, पॉन्ड से आएगा, ग्लेशियर से आएगा, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स जो है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर जो है थिन लेयर है किसकी? एयर की, या फिर हम ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली इसको होल्ड किया, मतलब जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ने इसको होल्ड करके रखा है, तभी तो हमारा एटमॉस्फेयर नीचे नहीं आ रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारे इस ब्लैंकेट को हमारे जो है अर्थ पे क्या बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, जो कि सन से आती है। इसमें हमारे डस्ट होते हैं, गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होते हैं। मैं आपको डस्ट की, वाटर वेपर की और गैसेस की कंसंट्रेशंस भी बताऊंगी कि हमारी कौन सी गैस कितनी है। ये मैंने आपको जब 6 का लेक्चर था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि हमारी जो 3 मेन गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे कि कितने कितने परसेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कौन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में कौन सी प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन 72% है, 70% अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाकी की चीज़ें, जैसे आपका ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपका जो आपका क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं, आपके वेदर में चेंजेस आते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस। एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे, दैट मीन्स आपका क्लाइमेटिक चेंजेस होंगी, आपका वेदर चेंजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है कि आपका जो भी ऐसा सिस्टम जिसमें आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, जैसे एनवायरनमेंट है ना, कि आपका सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, इसी तरह इन्वायरमेंट में भी क्या है कि आपका जो सराउंडिंग में लिविंग एंड नॉन लिविंग है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, रहते कैसे हैं, लिविंग के लिए नॉन लिविंग कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो सब, ठीक है, वो आता है एनवायरनमेंट में। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने इधर लास्ट पे यहाँ पे मेंशन करी है डब्बे में डाल के, वो है बार्टर सिस्टम। इसमें पूछा गया था बार्टर सिस्टम, आपको पता है कि पुराने ज़माने में, आजकल भी होता है, बार्टर सिस्टम होता है। अगर आप देखोगे जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो बोलते हैं कि हम बार्टर कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है बेसिकली? वो होता है कि
जैसे पेड प्रमोशन होता है, ऐसे बार्टर कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, पेड कोलैबोरेशन भी होता है। इसका बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं बट विदाउट एक्सचेंजिंग द मनी, ठीक है, हम मनी को एक्सचेंज नहीं करते, हम गुड्स के बदले गुड्स, मतलब हम किसी कोई चीज़ देंगे, उसके बदले हम बोलेंगे कि हमें वो चीज़ दो। जैसे आजकल भी गांव में होता है कि बोलते हैं कि हम आपको, मतलब ऐसा होता है कि हम आपको घास दे देंगे, आप घास के बदले हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें दूध दे सकते हैं, ठीक है, जितने समय तक जितने पैसे बनते उतने पैसों का आप हमें दूध दीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने मेंशन कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर एनवायरमेंट। इसमें इतना ही था, बिल्कुल इतना था, क्योंकि जो था वो मैंने आपको 6th की एनसीईआरटी में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मेंशन किया। जो जो आगे आएगा मैं आपको बताऊंगी। सो टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।